आज हम लोग शुरू करते हैं आपके तीसरे अध्याय जो मानव जनन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। आज हम लोग उसका 91 से लेकर के आगे जहां तक संभव हो सके वहां तक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। आप सबको पता है कि कल यानी संडे को आपका मॉडल टेस्ट है, जैसे कि बिहार बोर्ड वाले टेस्ट लेते हैं उस पैटर्न पे हम लोग कल टेस्ट लेंगे पूरे 100 मार्क्स का, जिसमें कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। और हम आपको प्रत्येक चैप्टर में थ्योरी के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराते हैं उस ऑब्जेक्टिव से ही हम आपको एग्जाम में पूछते हैं। औसतन एक चैप्टर में लगभग 200 के करीब हम लोग ऑब्जेक्टिव देते हैं। अगर चैप्टर बड़ा है तो 300 के करीब भी पहुंच जाता है, लेकिन औसतन अगर पूरे बात करें कि 16 अध्याय तक में, तो हम लोगों को कम से कम जो है 3200 ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हम आपको मैंने यूट्यूब के माध्यम से करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते हैं तो इंटर में तो छूटने का कोई चांस है ही नहीं। इसके साथ साथ अगर भविष्य में आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, नीट वगैरह का भी अगर तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है यहीं से आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आपके 91 से लेकर के जहां तक हो कोशिश करेंगे कि आज कम से कम 40 या 50 ऑब्जेक्टिव का हम लोग डिस्कशन कर सकें, ताकि जो भी इसका शेष बच जाएगा उसको हम लोग अगले पार्ट में खत्म कर लेंगे। हालांकि ये हमारा कौन सा वीडियो होगा जी, चौथा वीडियो होगा। इससे पूर्व हम लोग 3 वीडियो और दे चुके हैं जिसमें कि 90 तक ऑब्जेक्टिव का हमने डिस्कशन किया है। आपके मटेरियल में बहुत सारे का ऑप्शन जो होता है वो गलत भी रहता है, तो कहीं ना कहीं जब आप ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते हैं तो उस गलती को आप सुधार सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का पहला सवाल है कि अंडो उत्सर्ग किस हार्मोन्स के प्रयास से संभव होता है। देखिए, अब आंसर तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा LH, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं। अंडो उत्सर्ग का मतलब क्या होता है कि जब कोई महिलाएं जनन की अवस्था में होती हैं, यानी 11 से लेकर के 14 वर्ष की आयु से लेकर 40 से लेकर के 50 वर्ष की आयु में वो जब रहती हैं, तो उनके जननांग से आपको पता है कि ब्लड का स्राव होता है, और जिस पर इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मासिक चक्र। क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। और मासिक चक्र के 14वें दिन प्रत्येक महीना एक की संख्या में अंड का उत्सर्जन होता है। अंड का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो अब यहाँ पर यह सवाल है कि अंडो उत्सर्ग जब होता है, मतलब महिलाएं जब जनन की अवस्था में होती हैं, उसके मतलब क्या कि उसका जो अंडाशय है प्रत्येक महीना एक की संख्या में अंड का उत्सर्जन करती है। महीना में 12 हो गया, और पूरे प्रजनन काल में 400 से लेकर 450 अंड का उत्सर्जन करती है। तो इस दौरान अंडो उत्सर्जन जब होता है तो कौन से हार्मोन्स के प्रयास से महिलाओं में अंड का उत्सर्जन होता है? तो याद रखिएगा, महिलाओं में जो अंड का उत्सर्जन होता है वो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इसको अगर हम फुल फॉर्म लिखते हैं तो इसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या होता है जी? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, यानी LH के प्रभाव से अंडाशय से अंड का उत्सर्जन होता है। अब बहुत जगह आप बच्चों को लगता होगा सर FSH भी हम थ्योरी में पढ़े थे, तो FSH क्या करता है? ध्यान रखिएगा, FSH क्या करता है? अंड का विकास करवाता है, अंड को परिपक्वता दिलाता है। तो समझे, तो बहुत सारे जगह आप देखते होंगे कि LH और FSH दोनों लिखा रहता है, लेकिन अगर हम अंडो उत्सर्ग की बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा LH ही। और FSH क्या करता है? FSH इसको विकास करवाता है, इसका वृद्धि और विकास करवाता है, इसको मैच्योरिटी दिलाता है। तो इसका अभी जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो उम्मीद करते हैं कि पहला जो सवाल है उसको आप लोग समझ गए होंगे। अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो निश्चित रूप से आप कमेंट में इसको लिखिए, ताकि जब हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे तो उसको भी ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर है कि सवाल कह रहा है कि अंडे के गैस्ट्रुला अवस्था में इंडोडर्म कोशिकाओं को अगर हटा दिया जाए, बड़ा अच्छे से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप आराम से पहले इसको समझ सकते हैं।
आप सबको पता है कि हमारे पूरे बॉडी की जो संरचना होती है वो 3 प्रकार के जनन परतों से होता है। बताए थे ना कि जाइगोट जो होता है या फिर जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, जब यूटेरस में स्थापित होती है तो वो 3 जनन परत का निर्माण कर लेता है, जिसको कि हम लोग जर्म लेयर कहते हैं। जिसमें एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मीसोडर्म और तीसरा होता है इंडोडर्म। और हमारे शरीर में जितना भी बॉडी है, जितना भी हमारे शरीर का अंग है, वो सभी के सभी अंग इसी तीनों जनन लेयर से मिलकर के बना होता है। तो अगर कह रहा है कि अगर इंडोडर्म को हटा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए? इंडोडर्म को हटा दिया जाए। मान लो कि जिस समय जर्म लेयर बना उस समय अगर जर्म लेयर से इंडोडर्म की कोशिका बने ही नहीं, तो हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा डेवलप नहीं कर पाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो आपको बताए होंगे, हमने आपको जिस समय थ्योरी बता रहा था तो बताए थे ना कि तीनों को याद करके रखिए कि मीसोडर्म से क्या क्या बनता है, एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है और इंडोडर्म से भी क्या क्या बनता है। तो याद रखिएगा, इंडोडर्म से हमारा पाचन तंत्र, शोषण तंत्र, आहार नाल, यानी हमारे शरीर का जितना भी आंतरिक भाग है वो सब के सब किससे बनता है जी? इंडोडर्म से बनता है। अगर आप इंडोडर्म को हटा देते हो तो निश्चित रूप से आपके बॉडी का जो आंतरिक भाग है उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो 92 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे गलत भी होंगे, तो आप उम्मीद करेंगे कि अपना अपना मटेरियल जो है खोल कर रखिए और जो जो गलती होगा उसको सही कर लीजिए। आज चूंकि जो व्यक्ति अभी हमसे डायरेक्ट ऑफलाइन पढ़ रहे हैं क्लास में, वो भी मटेरियल उल्टा कर रखिए और पीछे वाले लड़का लोग थोड़ा सा आगे ध्यान दो। समझ गया ना? ज्यादा समझ ले तो फिर एग्जाम में कम नंबर कैसे आ जाता जी? रे लड़का लोग अपना अपना मटेरियल निकाल कर रखिए और कुछ कुछ बातें मटेरियल में लिखिए, ताकि जो है जब भी भविष्य में, अभी चूंकि अभी एग्जाम अभी क्या होगा, 8 महीने 9 महीने बाद होगा, तब तक आप भूल सकते हैं। इसीलिए फायदा इसी में उसको नोट करके लिखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि ग्राफियन पुट्टी, जिसको ए लड़का लो, ग्राफियन पुट्टी की वृद्धि तथा परिपक्वन के किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यहाँ पर देखिए दो चीज है। ग्राफियन पुट्टी में ही ना आप क्या होता है, ग्राफियन पुट्टी के बाद यहाँ पर अंड का निर्माण होता है और अंड उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो 91 क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, जब हम 91 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, कि ग्राफियन पुट्टी में वृद्धि एवं परिपक्वन के लिए जो हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं उस हार्मोन्स का नाम होता है FSH और LH। याद रखिएगा, इस हार्मोन्स का नाम क्या होता है जी? FSH और LH। इस हार्मोन्स का नाम क्या होता है? FSH और LH। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? FSH और LH। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि LH का काम क्या है? LH का काम है अंड का उत्सर्जन करवाना, और FSH का काम क्या है? FSH का काम है उसको मैच्योरिटी देना, मतलब परिपक्वता दिलाना, उसका वृद्धि और विकास करना। तो याद रखिएगा, जब भी ग्राफियन पुट्टी में वृद्धि तथा विकास हो रहा है, इसमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस हार्मोन्स का नाम होता है FSH और LH। चलिए, और आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में इन दोनों हार्मोन्स का फुल फॉर्म लिख करके भेजिए, ताकि हम देखेंगे कि आपको याद है या फिर आप भूल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 94 कह रहा है कि 100, यहाँ देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। 100 द्वितीयक अंडाणु कोशिका, क्या कह रहा है जी? 100 द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा 200 शुक्राणु कोशिका से, तथा 200 शुक्राणु कोशिका से युग्मक जनन के समय कितने अंड और कितने शुक्राणु बनेंगे? कितने अंड और कितने शुक्राणु बनेंगे? तो उससे पहले सुन लीजिए, आगे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लीजिए। जैसे एक द्वितीयक, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक द्वितीयक अंडाणु से, एक द्वितीयक अंडाणु कोशिका से कितना अंडाणु बनेगा? तो याद रखिएगा, इससे बनेगा एक अंडाणु। कितना अंडाणु बनेगा? एक अंडाणु बनेगा। इससे कितना अंडाणु बनेगा? एक अंडाणु। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, हम क्या बोल रहे हैं। एक द्वितीयक अंडाणु कोशिका से
कितने अंडाणु बनेंगे? तो इससे बनेंगे एक अंडाणु। कितने अंडाणु बनेंगे? एक अंडाणु। अब फिर क्या पूछ रहा है कि अगर एक शुक्राणु कोशिका, एक क्या है? शुक्राणु कोशिका है, तो इससे कितने शुक्राणु बनेंगे? तो इससे 2 शुक्राणु बन जाएंगे। कितने शुक्राणु बन जाएंगे? 2 शुक्राणु बन जाएंगे। कितने शुक्राणु बनेंगे? 2 शुक्राणु बनेंगे। मतलब क्या? अंडाणु कोशिका से एक ही अंडाणु बना, लेकिन शुक्राणु कोशिका से क्या बना? 2 शुक्राणु बना। इसका मतलब अगर 100 अंडाणु कोशिका है तो इससे 100 ही बनेगा अंडाणु। क्या बनेगा? 100 ही अंडाणु बनेगा। तो 100 अंडाणु का मतलब डी और ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब क्या है? या तो बी सही होगा या फिर कौन सही होगा जी? सी सही होगा। अब डिपेंड करता है शुक्राणु पर। तो हमने क्या देखा कि एक शुक्राणु कोशिका से 2 शुक्राणु बन रहे। एक शुक्राणु कोशिका से 2 शुक्राणु बन रहे। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ कितना शुक्राणु कोशिका है? 200। तो इसका मतलब कितना बन जाएगा? 400। तो इसमें आप ऑप्शन में देखिए कि आप सी नंबर भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो समझ में आ गया? बायोलॉजी के साथ साथ थोड़ा मैथ भी पढ़ लिए, समझे ना? तो समझ में आ गया ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर सवाल क्या है कि एंटी फर्टिलाइजिन, हमको लगा कि फर्टिलाइजिन की चर्चा हो रही है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन है। एंटी फर्टिलाइजिन एक क्या है? प्रोटीन है। जो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा शुक्राणु के सर के आगे वाले भाग में। कहाँ पाया जाएगा? शुक्राणु के सर के आगे वाले भाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपको एंटी फर्टिलाइजिन लिखा हुआ एक प्रोटीन है, इसी प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और आपको पता है कि ये जो हमारा स्पर्म है, इसका जो आगे वाला भाग होता है, इसी आगे वाले भाग को बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और इसी एक्रोसोम में ये प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग एंटी फर्टिलाइजिन भी बोल सकते हैं। तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो स्पर्म के आगे वाले भाग में। तो स्पर्म के अग्र सिर वाले भाग में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते आगे। ए लड़का लोग, फर्टिलाइजिन। अब देखिए थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम था। 95 नंबर क्वेश्चन था एंटी फर्टिलाइजिन। क्या था? एंटी फर्टिलाइजिन। लेकिन 96 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ लिखा फर्टिलाइजिन। क्या लिखा हुआ है? फर्टिलाइजिन। और अब ये फर्टिलाइजिन जो है ये पाया जाता कहाँ? तो ये पाया जाता ओभा की सतह पर। कहाँ पाया जाता है? ओभा के सतह पर। ये कहाँ पाया जाता है जी? ओभा के सतह पर। लड़की लोग बाहर कर देंगे क्लास से। टेस्ट दिए दूसरा नंबर अभी चेक करेंगे तो कितना नंबर आएगा हमको पता है। देखिए यहाँ 2 चीज है। एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ पाया जाएगा? तो याद रखिएगा, नहीं, एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाएगा स्पर्म के आगे वाले भाग में। स्पर्म के आगे वाले भाग में। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ओभा की सतह पर। ओभा की सतह भी तो 2 प्रकार का होता है, आपको पता है। एक कोरोना रेडिएटा और दूसरा जूना प्लोसिडा। तो ये पाया जाता है जूना प्लोसिडा में। कहाँ पाया जाता है? जूना प्लोसिडा में। याद रखिएगा ये कहाँ पाया जाता है जी? जूना प्लोसिडा में। तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, आपके मटेरियल का 95 नंबर और 96 नंबर, बहुत सारे बच्चे डिस्कशन करने के बावजूद भी गलती करेगा। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक जगह लिखा है एंटी फर्टिलाइजिन और एक जगह लिखा हुआ फर्टिलाइजिन। तो याद रखिएगा एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म के आगे वाले भाग में पाया जाएगा, और फर्टिलाइजिन कहाँ पाया जाएगा? तो वो अंड झिल्ली की सतह पर पाया जाएगा, यानी ओभा की सतह पर पाया जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से डिस्कशन कर लीजिए। 95 नंबर और 96 नंबर दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और उस अंतर की वजह से दोनों का आंसर में बहुत बड़ा अंतर है। तो दोनों को आपको ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा ना कि एग्जाम में बस फर्टिलाइजिन देखे बस मार दिए आंसर। तो कहीं ना कहीं दोनों को डिस्कस कर लीजिए। तो
तो फिर अगर जिसको भी नहीं समझ आया तो रिमाइंड करके देख लीजिए, 95 नंबर और 96 नंबर दोनों थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 97 नंबर। कौन सा सवाल है? 97 नंबर। सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि किस निषेचन के समय शुक्राणु यानी स्पर्म का जो पूछ है, आपको पता है ये ना, स्पर्म का पूछ क्या होता है? जैसे यहाँ पर मान लीजिए ओभा है और यहाँ पर पहुंचा स्पर्म, यहाँ पर क्या पहुंचा? स्पर्म। और जब स्पर्म ओभा के अंदर प्रवेश कर रहा होता तो यहाँ से वो टूट जाता है, यहाँ से ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। कहाँ से? अपने गर्दन के पास से। क्योंकि ओभा में जो गर्दन है वो एक कोमल कोशिका द्वारा बनी होती है, जिसको हम लोग सेंट्रियोल कोशिका कहते हैं। और जिस समय स्पर्म इसमें आकर के टकराता है तो इसका ये यहाँ से टूट जाता है, और टूटने के बाद इसका सिर जो है वो ओभा के अंदर चला जाएगा, बाकी सभी भाग जो है ओभा के बाहर ही रह जाएगा। तो यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस निषेचन के समय शुक्राणु का पूछ क्या होता है? शुक्राणु का पूछ जो है अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। आंसर ये होगा। तो अब अंदर कौन जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ सिर जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है? सिर जाता है। बाकी जो भाग है वो शरीर से बाहर ही रह जाता है। बाकी जो भाग है वो शरीर से बाहर ही रह जाता है। चलिए अगला, इसको ढक्कन तोड़िए पानी का। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि सेट्रोली सेल का नियंत्रण। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जी? सेट्रोली सेल का नियंत्रण। क्या कह रहा है? सेट्रोली सेल। तुम लोग भी पानी पीते रहो, नहीं तो डिहाइड्रेशन। आप देखो क्या बात कर रहे हो, हमें पे ब्लेम करो। मैं ऑनलाइन क्लास में पानी नहीं रहता, घर इतना इतना बोतल लाते हो, घर से भी लाया करो। हम तो रखते ही है ना। मान लो कि इतना ज़्यादा स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में है तो कहीं ना कहीं पी जाता है, और सब ऊँट भी है, समझे, पीते भी हैं और उसके बाद बोतल में कितना, तो बाद में मुंह भी धोता है। हम बहुत बार देखे हैं, पानी पीने वाले पानी से मुंह धोएगा। और कुछ लड़की तो इतनी महान है कि पैरों उसका बचले तो पैर धो लेगी, समझे ना। तो कहीं ना कहीं पानी घटेगा ही। अब हम आपको सुझाव दिए रे, हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी है, और अभी गर्मी में सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी को पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पीते रहिए, और उसका वैकल्पिक स्रोत ढूंढ कर रखिए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रेरणा बायोलॉजी पर डिपेंडेंट रहिए। और भी जगह जाते हैं इधर उधर, फिजिक्स पढ़ने, केमिस्ट्री पढ़ने, वहाँ भी पानी का व्यवस्था करवाइए। चलिए इधर देखिए, अब हम लोग आते हैं सीधा सीधे प्रश्न नंबर 98 पे। देखिए कह रहा कि सेट्रोली सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन्स के द्वारा होता है? देखो इधर, ए लड़का, क्वेश्चन नंबर है 98। क्वेश्चन नंबर है 98। कहता है कि सेट्रोली सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी ग्रंथि के किस हार्मोन्स के द्वारा होता है? रे लड़का, देखिए आप सबको पता होगा कि मानव में पाए जाने वाला जो शुक्र जनन नलिका है उसमें मुख्य रूप से 3 कोशिकाएं पाई जाती है, बताए होंगे थ्योरी में। एक कोशिका का नाम है शुक्र जनन कोशिका, जिससे स्पर्म बनता है। एक नली का नाम, एक कोशिका का नाम है सेट्रोली कोशिका, और एक का नाम है अंतराली लाइडिंग सेल। एक का नाम क्या होता है? लाइडिंग सेल। तो मुख्य रूप से 3 कोशिकाएं जो पाई जाती है शुक्र जनन नलिका में। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है कि सेट्रोली सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी ग्रंथि के किस हार्मोन्स के द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा FSH। आप सोच रहे होंगे सर ऑप्शन में गलत है, तो बिल्कुल गलत है, समझे। आप सही कर लीजिए, 98 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। FSH के ही प्रभाव से सेट्रोली सेल का नियंत्रण होता है, समझे ना। हम पहले भी बोल दिए कि बहुत सारे ऐसे चीजें ऑब्जेक्टिव में होगा जो गलत हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लड़का, ऑफलाइन क्लास में थोड़ा डिस्टर्ब बेसी कर रहे हैं आप लोग, एक दो को प्रेम से समझा रहे, समझ नहीं रहे हो। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि गर्भावस्था के किस महीने में, जैसे शिशु में गर्भावस्था का कितना महीना होता है जी? कितना महीना होता है? 9 महीना, सबको पता है ना। 9 महीना 5 दिन का समय लेती है महिलाएं अपने पूरे गर्भावस्था को कंप्लीट करने में। तो कह रहा है कि गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु
गतिशीलता होता है, मतलब माँ के अंदर जो गर्भ में बच्चा पैदा हो रहा है, पहली बार कब से एक्टिविटीज दिखाना शुरू कर देता है, अंदर से हाथ पांव चलाना शुरू कर देगा, सिर टकराना शुरू कर देगा। तो इसका जो सही आयु है, इसका जो सही महीना है वो है 5वां महीना। 5वां महीना के अंत तक लिखा थे ना। इस समय में बच्चों के सिर पर बाल भी उग जाते हैं, हाथ पांव विकसित हो जाता है, और बच्चे अंदर में जो है ना मूवमेंट करना शुरू कर देता है, गतिशीलता उसमें देखने को मिल सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब पूरे 100 पे आते हैं, और समझ लिए 100 ऑब्जेक्टिव का हम लोग आज डिस्कशन कर लिए हैं। 100 नंबर का सवाल है कि एंट्रम किसकी गुहा है। एंट्रम एक गुहा की नाम है, और याद रखिएगा ये गुहा है किसकी, तो ये गुहा है अंडाशय की। यहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव में गलत है, सही कर लीजिए। ये गुहा किसकी है, तो अंडाशय की है। ये गुहा किसकी है जी, अंडाशय की है। चलिए ऑब्जेक्टिव में जिनका जिनका गलत है, रे लड़का लोग सही करिए। जिसका जिसका गलत है ऑब्जेक्टिव में जो हमने दिया है मटेरियल, उसमें आंसर होगा ए नंबर, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सही कर लीजिए। अब चलिए 101 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए इधर सवाल है कि स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण, यानी अगर कोई महिला महिला दिख रही है, अगर कोई पुरुष पुरुष दिख रहा है, तो उसके पीछे हार्मोन्स है। जैसे कि महिलाओं के शरीर में फैट अधिक है, महिलाओं का स्तन ग्रंथि उभरा हुआ है, महिलाओं का स्वर स्तर अधिक है, और महिलाओं के बाल लंबे हैं, और महिलाओं में कई ऐसे लक्षण प्रस्तुत हो रहे हैं जो पुरुष में नहीं पाया जाता है। तो उसके पीछे एक हार्मोन्स है, उसके पीछे क्या है, एक हार्मोन्स है। तो उस हार्मोन्स का नाम क्या है, तो उस हार्मोन्स का नाम होता है, याद रखिएगा, एस्ट्रोजन। क्या नाम होता है जी, एस्ट्रोजन। उस हार्मोन्स का नाम क्या है, एस्ट्रोजन। स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है, सही कर लीजिए। देखो बालक रे, यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए कि महिलाओं में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट हो रहा है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब क्या होगा, कि महिला पुरुष से भिन्न दिख रहा है। उसका स्तन ग्रंथि का आकार अलग है, हेयर स्टाइल अलग है, कंधे संकीर्ण है, वॉइस जो है वो अलग टाइप का होता है। तो ये सभी लक्षण जो प्रस्तुत होता है महिलाओं में, किसके वजह से होता है, तो एक हार्मोन्स की वजह से होता है। इस हार्मोन्स का नाम क्या है जी, एस्ट्रोजन। इस हार्मोन्स का नाम क्या है, एस्ट्रोजन। तो चलिए 101 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो मत। अगला सवाल है कि अंडो उत्सर्ग व कॉपर्स ल्यूटियम के विकास के लिए, अब देखिए फिर से यहाँ पर सवाल क्या आ रहा है, अंडो उत्सर्ग। आपको याद होगा 91 नंबर क्वेश्चन में हमने आपको बताया था अंडो उत्सर्ग किस हार्मोन्स की वजह से होता है। दूसरा है कि कॉपर्स ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स का नाम बताइए। तो आपको इसका हार्मोन्स का नाम क्या होगा जी, LH होगा। ये शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया, यानी ल्यूटिनाइजिंग, सी आंसर दे दिया। क्या लिखा, चलो LH होगा इसका सही आंसर। आप ऑब्जेक्टिव में सही कर सकते हैं, समझे। यानी रे 91 में हमने बताया था कि अंडो उत्सर्ग की क्रिया के लिए जो हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं उसका नाम होता है LH। तो सीधा सीधी याद रखिए, जब बार क्वेश्चन आवे तो क्या बदल जाएगा आंसर, आंसर वही रहेगा। तो सही सही आप इसको मार लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमको आश्चर्य लगता है, बहुत सारे बच्चे हमारे सामने में बैठ करके ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने में इतना उदंडता है, तो लोग ऑनलाइन कैसे घर पे बैठ करके सही सही पढ़ता होगा। हमको हो गया, ये सब हम समझते हैं। दो जान लो, हम ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा बुराई करते हैं। कोरोना काल से जब से ऑनलाइन आया है, बिहार में बच्चों की स्थिति एकदम खराब हुई है। और जो व्यक्ति ऑनलाइन के चक्कर में पड़ल है ना, उसको समझिए को अपना जीवन हैल कर लिया। ऑनलाइन मैट इंटर तक हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि यहाँ तक बच्चों में जो एक होता है ना अंदर से, क्या बोलते हैं उसको, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हो ही नहीं सकता है। और बिना आप क्लास में हमारे सामने में बैठ करके आपका ध्यान दूसरे जगह है, जबकि हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि हमको सुनिए। हमको मोबाइल पर देख करके आप कैसे पढ़ रहे होंगे। तो किसी का नोटिफिकेशन गिर जाए बीच में व्हाट्सएप पर, हमको बंद करके पहले देखिएगा किसका मैसेज आया, और उसमें अगर कोई महत्वपूर्ण लोग हो गया तो कोई खत्म है, ऑनलाइन आप कल देखेंगे। चलो निकलते हैं, क्या रे। तो लेकिन बच्चा क्या है, माता पिता को ठगने के चक्कर में, मोबाइल खरीदवाने के चक्कर में ऑनलाइन लेता है।
तो करो, जैसा करोगे वैसे ही हो, आपको सरकार बेवकूफ बना ही रहा, आप बनते रहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इधर करा अंडो, ये तो बता दिए ना, अंडो उत्सर्ग में कौन हार्मोन रिलीज होगा रे? LH। कौन हार्मोन्स होगा? LH होगा। अगला सवाल है कि बार्थोलियन ग्रंथि, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन लिखा है बार्थोलियन ग्रंथि होती है। देखिए पुरुष में भी और महिलाओं में भी मुख्य जननांग के अलग एक सहायक जननांग होता है। अगर हम पुरुष में बात करें तो पुरुष में 3 सहायक जननांग होता है, आपको बताएंगे थ्योरी में क्या क्या बताए। एक होता है सीमाइनल वेसिकल, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होता है कॉपर ग्रंथि। ये पुरुष के सहायक ग्रंथि हैं। लेकिन महिलाओं में केवल और केवल एकमात्र सहायक ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि का नाम है बार्थोलियन ग्रंथि। समझा? महिलाओं में एक ही सहायक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है? बार्थोलियन ग्रंथि। इसको खड़े कीजिए आप, खड़े खड़े आप समझिए। महिलाओं में एकमात्र सहायक ग्रंथि है जिसका नाम है बार्थोलियन ग्रंथि। क्या नाम है? बार्थोलियन ग्रंथि। तो कहता है ये ग्रंथि होती है, कहाँ होती है? तो आपको बता दें कि आपका जो महिलाओं का जो बाह्य जननांग होता है, इस बाह्य जननांग में जो एक छिद्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओपनिंग। इस वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ ये ग्रंथियां पाई जाती है। समझे? ये मादा में पाए जाने वाला सहायक ग्रंथि है। और इस ग्रंथि का काम क्या है? तो इस ग्रंथि का काम है कि कॉपुलेशन की क्रिया के दौरान ये क्या करता है, इस क्षेत्र में चिकनाहटें उत्पन्न करती है। क्या करती है? चिकनाहटें उत्पन्न करती है, जिससे कि कॉपुलेशन की क्रिया को सहयोग मिलता है। यानी इस क्षेत्र में वेजाइनल ओपनिंग वाले क्षेत्र में या फिर वेजाइना के आसपास में चिकनाहटें उत्पन्न करने के लिए महिलाओं में पाए जाने वाला जो सहायक ग्रंथि है, इस ग्रंथि का नाम है बार्थोलियन ग्रंथि। तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो योनि के किनारे पर। कहाँ पाया जाएगा जी? योनि के किनारे पर। समझा? और पुरुष में इस ये ग्रंथि कितनी होती है? 3। और महिलाओं में ये ग्रंथि कितना है? 1, जिसका नाम है बार्थोलियन ग्रंथि। अगर महिला और पुरुष दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के 4 ग्रंथि है, जिसमें से 3 सहायक ग्रंथियां पुरुष में है और 1 सहायक ग्रंथि है महिलाओं में, जिसका नाम होता है बार्थोलियन ग्रंथि। और इसका ये पाया जाता है कहाँ? वेजाइनल ओपनिंग के किनारे में। इसका मतलब ये योनि के किनारे पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है किसी श्रावण में, मतलब अगर रिलीजिंग हो रहा है, अगर उस रिलीजिंग में फ्रुक्टोज आ रहा है, क्या आ रहा है जी? फ्रुक्टोज आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, या फिर एंजाइम का स्राव हो रहा है, तो ये किस ग्रंथि में सबसे अधिक स्रावित होगा? तो याद रखिएगा, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम, ये सबसे अधिक जो नर के जो सहायक जनन ग्रंथि होता है उसमें सबसे ज्यादा स्रावित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा ग्लूकोज, सबसे ज्यादा फ्रुक्टोज, सबसे ज्यादा कैल्शियम, सबसे ज्यादा एंजाइम अगर किसी ग्रंथि से रिलीज होता है तो उस ग्रंथि का नाम क्या है? नर सहायक ग्रंथि। क्या नाम है? नर सहायक ग्रंथि। चलिए बढ़ जाइए आप। प्रश्न नंबर 105 में क्या है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? एकदम इजी सी चीज है। नर युग्मक मतलब स्पर्म। नर युग्मक मतलब स्पर्म, पता है? नर युग्मक का मतलब क्या होता है जी? स्पर्म। और मादा युग्मक का मतलब ओभा। और आपको पता है कि स्पर्म और ओभा जब आपस में मिलता है तो क्या बना लेता है? क्या बना लेता है? जायगोट। और इसी जायगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज। तो 105 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इजी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। कहता है एक्रोसोम, इसमें से किसका भाग है? इस एक्रोसोम, एक्रोसोम समझते ही होंगे। आपको हमने बताया था कि स्पर्म का जो आगे वाला भाग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसका जो आगे वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? एक्रोसोम बोलते हैं। तो एक्रोसोम क्या है? मानव शुक्राणु के सिर का, इसी में लिख दीजिए आगे वाला भाग है, सिर का आगे वाला भाग है, यही ना? ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। बस इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए। क्या जी? एक्रोसोम वही है ना?
स्पर्म के सिर का आगे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक्रोसोम बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, मतलब 4 जननांग का नाम लिखा गया है। इन चारों जननांग में से वो कौन सा जननांग है जो पुरुष में पाया जाता है? अच्छा, गर्भाशय पुरुष में पाया जाता है जी? किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। भंग ये कोई भाग ही नहीं है। लेबिया मेजोरा ये भी महिलाओं में ही पाया जाता है। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस ये सभी महिलाओं में पाए जाने वाला अंग है। तो पाया क्या जाता है? कॉपर ग्रंथि। ये पुरुष में पाए जाने वाला आपको पता है कि सहायक जननांग है। क्या है जी? सहायक जननांग है, बताए थे ना। और इसी कॉपर ग्रंथि से म्यूकस नामक द्रव का स्राव होता था। क्या जी? जो कि यूरेथ्रा मार्ग में चिकनाहटें उत्पन्न करती थी, जिससे मूत्र की अम्लता से स्पर्म को सुरक्षा मिलता था। बताए थे ना। तो यानी यहाँ पर जो कॉपर ग्रंथि लिखा हुआ है, समझ लीजिए ये क्या है? ये पुरुष में पाए जाने वाला अंग है। ये पुरुष में पाए जाने वाला क्या है? अंग है। अगला सवाल देखिए, करा रक्त धारियों में टेस्टिस या ब्रीसन को अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम लोग टेस्टिस। क्या कह रहा है कि रक्त धारियों में टेस्टिस ब्रीसन कोष में उतरता है। और ये जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि जन्म से पहले या जन्म के कुछ समय बाद जो एस्क्रोटम होता है वहां पर टेस्टिस आता है। पहले से टेस्टिस रहता है कहाँ? उदर गुहा में। कहाँ रहता है? उदर गुहा में। और टेस्टिस जब एस्क्रोटम में आता है तो इसका काम क्या है? तो इसका काम है शुक्राणु जनन के लिए, मतलब स्पर्म बनाने के लिए आता है। टेस्टिस किस लिए आता है? एस्क्रोटम में स्पर्म बनाने के लिए, यही ना। टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या है? स्पर्म बनाना। मुख्य कार्य क्या होता है? स्पर्म बनाना। तो इस चीज को हमको याद रखना। अगला देखिए, अगला सवाल है कि कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चों में आनुवांशिक एवं कायिक दोष का अध्ययन किया जा सकता है? जैसे मान लो कि कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है और अगर माँ के गर्भ में ही है और आप चाहते हैं कि माँ के गर्भ में ही हम ये जांच कर लें कि बच्चे जो पैदा होंगे उनमें कौन कौन सा दोष होगा, कौन कौन सा आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए आप एक जांच करते हैं जिसका नाम होता है अल्ट्रासाउंड, जिसको कि बायोलॉजी की भाषा में एमेन्यूसेंटेसिस कहते हैं। समझा? तो एमेन्यूसेंटेसिस क्या? एक जांच करने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि माँ के गर्भ में जो बच्चा डेवलपमेंट हो रहा है उस बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो उस बीमारियों को समय रहते आप ठीक भी कर सकते हैं, या देखेंगे गंभीर बीमारियां हैं तो भ्रूण को आप नष्ट भी करवा सकते हैं, एबॉर्शन भी करवा सकते हैं। होता है, हम लोग बोलते हैं उसको एमेन्यूसेंटेसिस। उसका नाम होता है एमेन्यूसेंटेसिस। चलिए अब देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा जी? 110। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सहायक जनन ग्रंथि है? इसमें से ऑप्शन नंबर चारों में चारों लग रहा है कि ये चारों के चारों क्या है? सहायक ग्रंथि हैं। क्यों? क्योंकि जो शुक्राशय ग्रंथि है इसको ही हम लोग बोलते हैं सीमाइनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सीमाइनल वेसिकल। अपने अपने मटेरियल में नोट कर लीजिए। हम आपको थ्योरी में इसके बदले में लिखा होंगे सीमाइनल वेसिकल। क्या लिखा होंगे? सीमाइनल वेसिकल। ये नहीं लिखा है जी? सीमाइनल वेसिकल। तो ये भी एक सहायक ग्रंथि है। रे लड़का, प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक प्रकार की सहायक ग्रंथि है और कॉपर ग्रंथि भी एक प्रकार की सहायक ग्रंथि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों मानव में पाए जाने वाले, मानव के नर में पाए जाने वाला क्या है? सहायक ग्रंथि है। मानव के नर में पाए जाने वाला क्या है? सहायक ग्रंथि है। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है जब संतति की उत्पत्ति, जब किसी संतति की उत्पत्ति एकल जनन के द्वारा होती है, मतलब सिंगल पेरेंट से ही नए बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, तो प्रजनन की इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताए थे ना। और जब दो की जरूरत पड़ेगी तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिंगल पेरेंट्स है और उससे नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, नई संततियां उत्पन्न हो रही है, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। क्या बोलेंगे जी? अलैंगिक प्रजनन। बताए थे ना। अगर दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स वाले जीव भाग लेते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रजनन। चलिए ये समझ में आ गया। अगला सवाल है कि मानव के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है?
अगर आपको याद होगा तो ये हमारे पहले अध्याय का पहला प्रश्न था, यानी हम लोग ऑनलाइन जब से शुरू किए होंगे तो पहला सवाल बताओगे, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते शुरू में रे। जैसे कि बच्चे क्या देखते हैं, सिर्फ देखते हैं मानव, तो उसको लगता है कि मानव में तो क्रोमोसोम की संख्या 46 है, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव युग्मक। तो मानव युग्मक का मतलब होगा या तो स्पर्म या ओवा। तो याद रखिएगा, स्पर्म में भी क्रोमोसोम की संख्या 23 ही होती है और ओवा में भी क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। इसका मतलब क्या होगा कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 23 होगी। याद रखिएगा कितना होगा, 23 होगा। चलिए, मानव युग्मक के अंतर्गत या तो स्पर्म आएगा या फिर ओवा आएगा, तो उसमें युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 23। अगर यही सवाल पूछ देता कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती, तब क्या आंसर देते, तब इसको बोलते 46, तब हम लोग इसको क्या बोलते 46। यहाँ देखिए कह रहा है कि द्विगुणित है। द्विगुणित मतलब क्या, 2n। द्विगुणित का मतलब 2n। अंड तो n है, पराग भी n है, इसका मतलब जायगोट क्या है, 2n है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये न हो जाएगा जी। जितने भी कोशिकाएं हैं या फिर जितना भी अंग है वो सब के सब द्विगुणित होगा, और जितने भी युग्मक हैं वो क्या कहलाएगा, अगुणित कहलाएगा। तो अंड क्या है, अंड एक प्रकार का युग्मक है, अगुणित होगा। पराग भी एक प्रकार का क्या है, युग्मक है, ये भी अगुणित होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा द्विगुणित है, तो आंसर सही से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि हार्मोन्स जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो, यहाँ देखिए छोटा सा अक्षर में घुसा दिया ना हो, और बहुत के दिमाग में होता है सौ से पढ़ लेता है, ना दिखबे नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उसको में प्रॉब्लम है। अगर आपको यहाँ पर ना दिख जाए तो इसका मतलब क्या कि जिस समय मासिक चक्र हो रहा है तो उस समय इसमें से कौन सा हार्मोन्स काम नहीं करता। तो एलएच तो है ही, पते है मासिक चक्र के दौरान एलएच का स्राव होता है, एफएसएच का भी स्राव होता है, एस्ट्रोजेन, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ, ये जो टीएच क्या है, टीएसएच, इस हार्मोन्स का स्राव नहीं होता है। तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, कहता है गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है। देखो गर्भाशय जिस समय जब उसका आकार बड़ा हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, उसका जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी की जब लास्ट स्टेज में पहुंचती है तो उसका गर्भाशय का आकार काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आगे वाला पेट भी फूल जाता है। तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं बुम्ब। क्या बोलते हैं जी, बुम्ब। याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं बुम्ब। तो 115 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, देखो बालक कह रहा है कि मासिक धर्म के आरंभ से, रे लड़का, जैसे मान लो कि महिलाओं में किसी महिला में 1 तारीख को मासिक चक्र हुआ, तो 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक उसके बॉडी से क्रमबद्ध तरीके से, मतलब सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। 16 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 116 में क्या कह रहा है कि मासिक धर्म के आरंभ में, यानी जब किसी महिलाओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस दौरान जो जो हार्मोन स्रावित होते हैं, उस दौरान जो हार्मोन स्रावित होते हैं उस हार्मोन्स को क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। क्रमबद्ध तरीके का मतलब होता है बच्चों कि सबसे पहले कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, उसके बाद कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, और उसके बाद कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है। तो हम लोग एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से हमें इसका अध्ययन करते हैं। तो आपको बता दें कि जब भी किसी महिलाओं में मासिक चक्र की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले GRH हार्मोन स्रावित होते हैं। सबसे पहले क्या होता है जी, GRH हार्मोन्स जो है वो स्रावित होते हैं। सबसे पहले महिलाओं में GRH हार्मोन शुरू होता है। इस GRH के बाद महिलाओं में FSH हार्मोन स्रावित होते हैं। इस FSH के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजेन, अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, चलिए हिंदी लिख देते हैं, एस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित होते हैं। और इस एस्ट्रोजेन हार्मोन्स के बाद महिलाओं में LH हार्मोन स्रावित होते हैं, और सबसे लास्ट में इसमें प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने एक तरफ से सब लिख दिया है और आप आराम से इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले
जो हार्मोन्स है उसका क्रम क्या है, मतलब सबसे पहले कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है। तो याद रखिएगा कि महिलाओं में मासिक चक्र के दौरान सबसे पहले जीआरएच हार्मोन स्राव होता है, फिर एफएसएच होता है, फिर एस्ट्रोजेन होता है, फिर एलएच होता है, और सबसे लास्ट में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दो ही ऑप्शन लिखा हुआ है, तो मान लीजिए इसको ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए, तो ये इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि आपके मटेरियल में इनसे रिलेटेड जो भी मिलता है, जैसे आपके मटेरियल्स में क्या क्या है, जीआरएच को छोड़ा गया है और शायद एलएच को छोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं एफएसएच होगा, एस्ट्रोजेन होगा और प्रोजेस्टेरोन होगा। तो ये अगर आंसर है तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 116 नंबर हमारा हो गया। 117 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा था कि गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बाल की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होता है। यानी माँ के गर्भ में जो बच्चा डेवलपमेंट कर रहा होता है, उस बच्चों के सिर पर बाल और बच्चों में पहली बार जो है गतिशीलता किस महीने में देखी जाती है। तो मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि 5वें महीने के अंत में, यानी 5वां माह जब से बच्चों में होता है, तो 5वें महीने में बच्चों में क्या हो जाता है, उसके सिर पर बाल भी देखने को मिल सकते हैं और बच्चों में गतिशीलता का भी अनुभव होता है। यानी बच्चे कभी कभी माँ के गर्भ से माँ को अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे अंदर से एक्टिविटीज कर रहे हैं, बच्चों में हलचल हो रही है। तो ये शुरू हो जाता है गर्भावस्था के 5वें महीने में। तो 117 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि कॉर्पस एस्पोरेंजियम पेशी किस में पाया जाता है। तो ये पेशी बच्चों पाया जाता है वृषण में, यानी टेस्टिस में। याद रखिएगा, ये जो पेशी पाया जाता है ये टेस्टिस में पाया जाता है, और इसका मुख्य काम होता है स्पर्म बनाना। इसका मुख्य काम क्या होता है जी, स्पर्म बनाना होता है। तो 118 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 119 नंबर सवाल है कि भ्रूणा अवस्था में सभी उत्तक का निर्माण, यानी भ्रूणा अवस्था का मतलब क्या होता है कि जब बच्चे माँ के यूटेरस में या फिर गर्भावस्था में ये विकसित हो रहा होता है, तो उस अवस्था में इसका हमारे शरीर में जितना भी अंग है या अंग तंत्र है, उसका निर्माण 3 प्रकार के जर्म लेयर से होते हैं, और ये जर्म लेयर कहलाते हैं, आपको इसको हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर। क्या बोलते हैं, जर्म लेयर। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर। और यही जर्म जो लेयर है ये कहलाता है एस्टीम सेल। क्या कहलाता है, एस्टीम सेल। तो जर्म लेयर के अंतर्गत एक्टोडर्म भी आता है, मीसोडर्म भी आता है और इंडोडर्म भी आता है। यानी माँ के गर्भ में मनुष्य के शरीर के सभी अंगों का विकास या तो एक्टोडर्म से होगा, या इंडोडर्म से होगा, या फिर मीसोडर्म से होगा। और ये तीनों बनता किससे, तो ये जर्म लेयर से बनता है, और इसी जर्म लेयर को हम लोग बोलते हैं एस्टीम सेल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भ्रूण अवस्था में सभी उत्तक का निर्माण, यानी हमारे शरीर में जितना भी अंग है, तो वो सब या तो एक्टोडर्म से बनेगा, मीसोडर्म से बनेगा, इंडोडर्म से बनेगा। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम लोग जर्म लेयर कहते हैं, और इसका ही नाम होता है एस्टीम सेल। तो हमारा 119 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, 119 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 120 नंबर सवाल है कि हमारे शरीर में जो किडनी है, ब्रिक को अंग्रेजी में बोलते हैं किडनी, और जनन अंग मेल में मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो हमारे शरीर में जो किडनी बना है या हमारे शरीर का जो जनन अंग बना है, वो किस जर्म लेयर से बना है, किससे बना है, तो वो बनता है मीसोडर्म से। याद रखिएगा, वो किससे बनता है जी, मीसोडर्म से बनता है। तो एक चीज आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 3 प्रकार की जनन परतें होती है। कौन कौन, मीसोडर्म, इंडोडर्म और एक्टोडर्म। और इनसे कौन कौन से अंग हमारे बॉडी के बनते हैं, उसका एक आप लिस्ट बना लीजिए, और उस लिस्ट को अच्छी तरह से अध्ययन करके रखिए, क्योंकि लगभग 10 ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पूछे गए, और कई कंपटीशन के एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था तो उसमें एक एक करके मैंने मीसोडर्म से क्या बनता है, एक्टोडर्म से क्या बनता है और इंडोडर्म से क्या बनता है, इसके बारे में बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन था कि हमारे शरीर में किडनी और जनन अंग किस जर्म लेयर से बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीसोडर्म। यानी 120 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे का जो फोल्डर है इस स्लाइड में है नहीं,
जिसके कारण हम फिर से आपसे लेकर के आते हैं जो इसका अंतिम पार्ट वीडियो होगा, यानी वीडियो नंबर 5, जिसमें अब हम लोग 121 से लेकर के 160 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। हम सबको पता है, आपको भी पता है कि कल हम लोग का टेस्ट है और हम लोग प्रत्येक चैप्टर में का जो टेस्ट लेते हैं उसको उस उद्देश्य से आपसे तैयारी करवाते हैं, लगता है कि ये फाइनल एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं आप भी उसी उद्देश्य के साथ इसका अध्ययन करें और कल जो आपका टेस्ट होगा 9 बजे से 11 बजे, उसमें निश्चित रूप से भाग लें। अगर आप अभी से ही इस चैप्टर में या चैप्टर वाइज जो टेस्ट हो रहा है उसमें अगर आप अच्छे अंक लाते हैं तो जितना अंक अभी आप कोचिंग में लाते हैं उससे 5 नंबर ज़्यादा ही आपको फाइनल एग्जाम में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अभी से आप आदत डालिए और अभी से ही आप कोशिश करिए कि प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 90-95% से ज़्यादा मार्क्स जो है हमको लाने का प्रयास करना है। तो फिर से हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।